बुलेटिन का आगाज करेंगे। आपको बताएं कि सर्दी के बायस घर में जलाई गई आग 3 बच्चों की जान ले गई। 2.5 साला उज़मा, 3.5 साला अक्सा और नन्हे कज़न की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। घर के कुछ अफराद बड़े बेटे की मंगनी में गए थे। गुर्बत के बायस बच्चों को घर छोड़ा। सर्दी की शिद्दत कम करने के लिए आग जलाई गई। गवर्नर सिंध का इजहार अफसोस। सर्दी के बायस घर में जलाई गई आग 3 बच्चों की जान ले गई। वालिद का कहना है कि मेरे 10 बच्चे हैं, बड़े बेटे की मंगनी करने गया था। गुर्बत के बायस 2 बेटियां और बेटे को घर छोड़ा गया था। घर में बच्चे सो रहे थे। बड़े बेटे 2 बेटियों को उठाया और अपनी जान बचाई। मजीद उनका क्या कहना था, आइए आपको भी सुनवाते हैं। बात ये हो गई, मैं बच्चे की मंगनी की तरफ से जा रहा था शाम के टाइम से। वो टाइम गाड़ी नहीं मिला, मेरे को थोड़ा टाइम लग रहा, और छोटे बच्चे हमने घर से छोड़ दिए। नहीं गरीबी है, एक रिश्ते में इतने बच्चे क्यों आ रहे, 800-900 रुपये एक तरफ से लग रहे। इस वजह से मैं बच्चे छोड़ दिए घर पे। एक बड़ी बच्चा था, वो सो रहा था। फिर सोने के बाद वो उसके धुआं भी लगा, उड़ गए थे, देखो आग लग गई। वो 4 बच्चे इसने हिम्मत कर लिया, इन्हें बचा लिया, और वो 3 बच्चों को छोड़ दिया। वो उसको आग ज़्यादा हो गई, वो सारे ये रुई का आग है ना, और फिर वो सर्दी के बायस घर में जलाई गई आग 3 बच्चों की जान ले गई है। अफसोसनाक वाक़या है ये कि 3 बच्चे जान से गए हैं। 2.5 साला उज़मा, 3.5 साला अक्सा और नन्हे कज़न की नमाज जनाजा भी अदा कर दी गई है। घर के कुछ अफराद बड़े बेटे की मंगनी में गए थे और गुर्बत के बायस बच्चों को घर पर अकेला छोड़कर माँ बाप चले गए थे और यह अफसोसनाक हादसा पेश आया है। तफसीलात जानेंगे मोहम्मद हमाद से। हमाद, आगाह कीजिएगा। जी देखिए, गुज़िश्ता रोज औरंगी टाउन इस्लामिया कॉलोनी नंबर 2 कटी पहाड़ी के करीब पहाड़ के ऊपर जो ये झोपड़ी नुमा घर था, जिसमें अचानक आग लगी थी, और आग लगते ही पूरे घर को जो है आग ने अपनी लपेट ले लिया, जिसमें 3 जो है वो बच्चे जाबाक हुए, जिनमें 2 बच्चियां और 1 बच्चा शामिल था। घर में जो है आग लगते ही 3 जो है इन 2 बच्चियों के 3 बड़े भाई भी मौजूद थे। जैसी आग लगी, उन्होंने फौरी घर से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई और इलाका मस्जिद को जमा किया, लेकिन ऊंचाई होने की वजह से पानी की सहूलत वहाँ मैसर नहीं थी। इस वजह से आग बुझाने में जो है काफी मुश्किलात का सामना हुआ। आग देर से बुझी, जिसकी वजह से तीनों जो बच्चे हैं वो जाबाक हो गए। जाबाक होने वाली जो दोनों बच्चियां हैं, उनके साथ एक बच्चा भी इस वाकये में जाबाक हुआ है, जो कि इन 2 बच्चियों का भांजा है, जिसका नाम जो है मोहम्मद है। पुलिस का इस हवाले से कहना है कि वाकये की तहकीकात कर रहे हैं कि ये आग लगी कैसे है, क्योंकि इलाका मस्जिद की जानिब से यही बताया जा रहा था कि ठंड से बचने के लिए जो है कुछ लोगों ने वहां पर आग लगाई हुई थी, और आग की चिंगारी के बाइस जो है घर में आग लगी है। और जो बच्चियों के वालिद है, उनका ये कहना है कि घर में मेरे बड़े बेटे की मंगनी थी, और वो मंगनी करने के लिए मैं गाजीकोट गया हुआ था। जब गाजीकोट पहुंचा तो वहाँ मुझे पता लगा कि मेरे घर में आग लगी है, तो मैं वहाँ पे वापस पहुंचा। उनका कहना है कि मैं गरीब हूँ, इस वजह से तमाम घर के अफराद को नहीं ले जा सकता था, घर पर ही गया था। जी हमाद, ये भी बताइएगा कि आप कह रहे हैं कि किस लोगों ने वहाँ पर आग लगाई हुई थी ठंड से बचने के लिए, और चिंगारी से आग लगी है, तो जब चिंगारी लगी थी तो लोगों ने बुझाने की कोशिश नहीं की? देखिए, जब इलाका मकीनों को पता लगा, इलाका मकीन घर से जो बाहर आए, क्योंकि उस पहाड़ी की चोटी पे ये एक ही घर है जो ईंटों से और टीन की जो शीटें हैं उनसे बनाया गया था। तो आसपास जो घर थे वो काफी थोड़े फासले पर थे, लेकिन जब वो वहाँ पहुंचे तो पानी वहाँ पे जो है सहूलत मैसर नहीं थी, क्योंकि ये कोई 50 फुट ऊपर पहाड़ है। उस पहाड़ के ऊपर जो है घर बना हुआ था। इस वजह से जो है आग बुझाने में दुश्वारी का सामना करना पड़ा। जाबाक होने वाले तीनों बच्चों की जो नमाज जनाजा है वो अदा कर दी गई है, और नमाज जनाजा के बाद उनको गाजीकोट के कब्रिस्तान में सुपर्द खाक कर दिया गया है। हमाद, ये भी बताइएगा कि इलाका मकीनों का क्या कहना है, यहाँ पर कोई गैस का इंतजाम वगैरह नहीं है, उस वजह से ये हादसा पेश आया? देखिए, एक काफी ऊंची पहाड़ी इलाका है ये, तकरीबन कोई 80 फुट के करीब जो है ये पहाड़ है, जिसके ऊपर जो है वो कच्चे मकानात बने हैं, जिसमें काफी तादाद में जो लोगों की आबादी है। गैस ना तो गैस मैसर है, ना पानी मैसर है, और बिजली भी मैसर नहीं है, जिसकी वजह से लोग ज्यादातर जनरेटर का इस्तेमाल करते हैं, और पानी के लिए जो है वो कूलर भर के नीचे से आबादियों से लेकर ऊपर की जानिब जाते हैं। इलाका मकीनों का यही कहना है कि पानी की सहूलत अगर मैसर होती तो फौरी तौर पर हम आग बुझाते तो बच्चे बच सकते थे।
हमाद हमारे साथ ही मौजूद हैं। आपको बताएं कि सर्दी के बायस घर में जलाई गई आग 3 बच्चों की जान ले गई है। अफसोसनाक वाक़या है ये कि तीनों बच्चे जो हैं वो झुलस गए और घर में आग लग गई। इलाका मकीनों का कहना है कि सर्दी से बचने के लिए आग लगाई गई थी और चिंगारी जो है वो वहाँ पर लगी और उसके बायस आग लग गई। जब तक हम पहुँचे तो बच्चे झुलस चुके थे और बच्चों की जान चली गई। नमाज जनाजा उनकी अदा कर दी गई है। घर के कुछ अफराद बड़े बेटे की मंगनी में गए थे। ऐसा वालिद का कहना है कि गुर्बत के बायस बच्चों को घर अकेला छोड़कर हम चले गए थे। सर्दी की शिद्दत कम करने के लिए आग जलाई गई थी जो कि इस हादसे का बायस बनी। सर्दी के बायस घर में जलाई गई आग 3 बच्चों की जान ले गई है। अफसोसनाक ये वाक़या है कि बच्चे घर पर अकेले थे और बच्चे झुलस कर जो हैं वो जान की बाजी हार गए हैं। नमाज जनाजा उनकी अदा कर दी गई है और वालिद का कहना है कि घर के बड़े बेटा जो मेरे 10 बच्चे हैं और बड़े बेटे की मंगनी पर मैं गया था। गुर्बत की वजह से मैं बच्चों को घर छोड़कर अकेला चला गया था और ये वाक़या पेश आया है। गुर्बत के बायस बच्चों को घर छोड़ा गया और सर्दी की शिद्दत कम करने के लिए आग जलाई गई जिस पर यह हादसा पेश आया है। सर्दी के बायस घर में जलाई गई आग 3 बच्चों की जान ले गई है। अफसोसनाक वाक़या है जो कि कटी पहाड़ी साइड पर वाक़या पेश आया है। 2.5 साला उज़्मा, 3.5 साला अक्सा और नन्हे कज़न की नमाज जनाजा भी अदा कर दी गई है। घर के कुछ अफराद बड़े बेटे की मंगनी में गए हुए थे। गुर्बत के बायस बच्चों को घर छोड़ा था। सर्दी की शिद्दत कम करने के लिए आग जलाई गई थी। कराची में बड़े बेटे की मंगनी पर लोग गए हुए थे और कटी पहाड़ी पर ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन ताजिर इत्तेहाद अतीक मीर। उनसे बात करेंगे। सर, ये बताइएगा कि गरीब ख़ानदान की मदद के लिए मुखिर हज़रात को आगे आना चाहिए। महंगाई में के हवाले से आप क्या कहेंगे? चेन्नई के शहर में अमजनत इदारे हैं जो खिदमत इंसानियत में मसरूफ़ अमल है। शायद उन तक ये बात पहुंची ना हो। छोटे बच्चों के लिए तो हर दिल दहलता है और लोग उनके लिए हमदर्दी रखते हैं। एक गुलशन में जब आप दाखिल होते हैं तो फूल अपनी तरफ जिस तरह तवज्जो करते हैं छोटे बच्चे, और ये उन जिन घरों में ये वाक़या हुआ यकीन वहाँ तो एक क़यामत सुगरा की कि मैं ये कहता हूँ कि इसमें जैसे सिलानी एक बहुत बड़ा इदारा है। अगर उन बच्चों में कोई मुझसे रब्ता करे तो मैं इलाज मुआवजा बेहतर तौर पे करवा सकता हूँ। और लेकिन कोई ऐसा रब्ता आप नहीं सुन रहे हैं कि वो बच्चे और अगर हुकूमत पर सेहत की हिस्स जाग जाए तो वो छोटे छोटे मामलात में यकीन कभी तवज्जो नहीं देते हैं। तो मैं उनसे भी ये दरख्वास्त करूँगा कि अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाएं, जिंदगियां बचाएं। इनका जो इलाज मुआवजा है वो जरूर करवाया जाए। सर, आप कह रहे हैं कि ये बहुत आपने बड़े दिल का मुजाहरा किया है और बहुत अच्छी आपने बात की है कि आपसे वो रब्ता करें, आप उनकी मदद करेंगे। तो सर, किस तरह से आप उनसे रब्ता करेंगे और हमारे चैनल के तवस्सुल से बताइएगा। अगर आप मेरा फ़ोन नंबर उन्हें दे दें, मुझसे रब्ता करें तो मैं इंशाअल्लाह ताला उनको बेहतर तौर पर उनके इलाज मुआवजा करवा सकता हूँ। जी सर, ये भी बताइएगा कि आप क्या समझते हैं कि हुकूमत को इन अफराद के लिए क्या इंतज़ामात करने चाहिए, क्योंकि गुर्बत है, वहाँ पर गैस भी नहीं है और इस तरह से गुंजान आबाद इलाके हैं और बच्चे भी आबादी ज़्यादा है वहाँ पर और लोग घर में अकेला छोड़कर चले जाते हैं बच्चों को। तो क्या इंतज़ामात करने चाहिए? देखिए, लोग एक छोटे छोटे जिस तरह वो तवज्जो मांगते, पानी चाहिए, धूप चाहिए, उन्हें इंसेक्ट्स कीड़ों को बचाना है, तो ये बच्चों की परवरिश भी इसी तरह होती है। वो जो बाशऊर लोग हैं, जिम्मेदार, तो वो तमाम तदाबीर तरीके जानते हैं कि छोटे बच्चों को किस तरह किसी बुराई से या किसी हादसे से बचाना है। लेकिन उमूमन घरों में ये बहुत बड़ी गलती है कि आप बच्चों को तन्हा छोड़ के चले जाएं। मैं तो देखता हूँ कि बच्चों को नहीं पता होता कि ये स्विच है, इसमें करंट है। बच्चों को नहीं पता कि चूल्हा चलाना है तो इसमें ये गैस भड़क सकती है। तो लाजिम है कि लोग इस हादसे से एक सबक सीखें और अपने घरों में वो तदाबीर अख्तियार करें कि जिनके तहत बच्चों को बचाया जा सके। यकीनन अकेला छोड़ना तो बहुत बड़ी गलती है। इसमें दीगर भी तरीके हो सकते हैं कि उनको आप हमसायों के घर में छोड़ के जा सकते, तो उनके पास बिठा सकते हैं।
लेकिन कुछ मैं समझा बच्चों के जो वालिदैन हैं तब भी यहाँ नजर आ रही है। जी सर, वो ये कह रहे हैं कि वहाँ पर इलाका मकीनों ने आग लगाई थी और वो चिंगारी जो है वो उनके घर पर लगी और पता नहीं चला, जब तक काफ़ी दूर दूर घर हैं, जब वो पहुँचे तो ये वाक़या पेश आ चुका था और बच्चे जान की बाजी हार गए थे। तो ये वाक़या तो के लोग अगर आबादी पास पास हो तो ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है और लोग तभी एक दूसरे का ख्याल रख सकते हैं और बच्चों को भी छोड़ कर जा सकते हैं। देखिए, ये अब सारे शहर में लोग करते हैं आग जलाने के मामले में, आतिशबाजी भी होती है। कहीं अक्सर देखें आप देखें पकड़ी सड़कों के ऊपर उसकी भी चिंगारियां उड़ती हैं। मुझे नहीं पता कि ये वाकई कैसे हुआ, लेकिन अगर घर में मकीन होते, घर के बच्चों के बड़े लोग कुछ मौजूद होते तो ये बचने का कोई सामान होता। लेकिन बच्चों को कुफुल लगा के घर में बंद कर दिया और उसके बाद किसी तकरीब में चले जाना, जो कि इसके बारे में मैंने सुना है इस वाक़े के बारे में। तो ये बहरहाल एक गफलत है और आप दूसरों को, कोई बड़ा भी घर में होता तो वो दूसरे को रोक सकता था, उसकी आतिशज़दगी का सबब बन सकता है उसकी ये गफलत। लेकिन बच्चे बहरहाल मजबूर थे और वो लुक़मा अजल बन गए। ताजिर रहनुमा अतीक मीर हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने सिटी 21 के प्लेटफॉर्म से ये ऐलान किया है कि ये जो अफराद हैं जिनके साथ ये वाक़या पेश आया है और उनको इस वक्त मदद की ज़रूरत है तो वो राब्ता मेरा दे सकते हैं और हमारे चैनल के तवस्सुल से राब्ता कर सकते हैं और उनकी मैं मदद करने के लिए तैयार हूँ। एक फराख दिली का मुजाहरा किया है। अतीक मीर हैं, ताजिर रहनुमा है। सर, बहुत शुक्रिया आपका। कराची में दो दरिया के करीब लड़की पुरअसरार तौर पर लापता हो गई। महमूदाबाद की रहायशी 24 साला फिजियोथेरेपिस्ट का समुद्र में छलांग लगाने का शुबा। ईदी के गोताखोर तलाश में मसरूफ। साहिल पर मौजूद अहले खाना लड़की के मिलने के मुंतजर। पुलिस ज़राए के मुताबिक लड़की गुज़श्ता रोज़ अस्पताल से तबीयत खराबी का कहकर जल्दी निकली थी। तफसीलात जानेंगे दानियल सैयद से। दानियल, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, तकरीबन 24 घंटे से ज़ायद का दौरानिया गुजर चुका है। 30 साला सारा मलिक जिनके बारे में मददगार 15 पर गुज़िश्ता सपहर पुलिस को इतला दी थी यहाँ पर मौजूद अफराद ने कि उन्होंने एक लड़की को समंदर में जाते हुए देखा है, जिसके बाद पुलिस यहाँ पर पहुँची और दो दरिया का जो मकाम है साहिल समंदर का, वहाँ पर पहुँच कर जब लड़की को तलाश किया जाने लगा तो उसका बैग यहाँ पर मौजूद था जिसमें कुछ ज़रूरी सामान और कौमी शनाख्ती कार्ड मौजूद था, जिसके बाद अहल खाना से रब्ता किया गया। आप ये बताइएगा क्या कहना चाहेंगे पुलिस की कारकर्दगी पर? अब तक पुलिस नहीं आई है। सारा मलिक के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सारा मलिक बज़ात ख़ुद बहुत अच्छी बच्ची और समझदार बच्ची। इन पुलिस वालों का कहना है कि उन्होंने ख़ुदकुशी की है। दिल नहीं मानता। दिल इसलिए नहीं मानता कि वो हर तरीके से खुश थी, अपनी जॉब से खुश थी, अपने घर से खुश थी, अपने बहन भाइयों से खुश थी। ख़ुदकुशी करने का कोई जवाज़ पैदा नहीं होता। लेकिन पुलिस हमारी, हालांकि हम खुद भी मुलाजिम हैं पुलिस के, हम खुद भी मुलाजिम हैं पुलिस के, लेकिन कोई मदद करने के लिए नहीं आ रहा है। वक्ती फॉर्मेलिटीज़ पूरी की हैं लेकिन कोई तेज़ी नज़र नहीं आ रही इनकी तफ्तीश में और ना ही इधर कोई रेस्क्यू की टीमें सिवाय एदी के। बस मैं तो यही कहूँगा कि बराए मेहरबानी जो होना था वो तो हुआ, लेकिन बराए मेहरबानी नेवी वाले, पुलिस वाले, गवर्नर साहब, वज़ीर आला साहब से दरख्वास्त करते हैं कि हमारी मदद करें और रेस्क्यू टीमें भेजें ताकि जल्द से जल्द इस मामले को निपटा सकें। जी बिल्कुल, ये सारा मलिक के चचा हैं जिनके बयान आपने सुना। उन्होंने गवर्नर सिंध और वज़ीर आला सिंध से अपील की है कि फ़ौरी तौर पर नेवी के रज़ाकार गोताखोर यहाँ पर भेजें ताकि रेस्क्यू ऑपरेशन मज़ीद तेज़ किया जा सके। मेरे कैमरामैन हैदर अगर मनाजिर दिखा सकें कि इस वक्त भी ईदी फाउंडेशन के जो रज़ाकार हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और कंटोनमेंट बोर्ड के जो गोताखोर हैं वो भी मौजूद हैं, लेकिन 24 घंटे का तकरीबन दौरानिया हो चुका है और पुलिस की जो कारकर्दगी है, पुलिस की जो तफ्तीश है उसको भी तेज़ी लाया जाए ताकि इनकी बच्ची इनको मिल जाए। जी
गुज़श्ता रोज़ कोरंगी सेक्टर 6F में तेज़ाब गर्दी में 2 लड़कियों के ज़ख्मी होने का मुकदमा कोरंगी सनती एरिया में ज़ख्मी लड़कियों की भाई की मुद्दत में दर्ज कर लिया गया है। मुकदमे में तेज़ाब गर्दी और दीगर दफ़ात शामिल की गई हैं। वाक़े के हवाले से लड़कियों के भाई वकास का कहना है कि बड़ी बहन राहिला की आमिर के साथ रिश्ते की बात चल रही थी। कुछ वजूहात की बिना पर बहन का आमिर से रिश्ता तय नहीं हो पाया था। मेरी बहनें जॉब करती हैं, मैं उन्हें लेकर वापस आ रहा था कि रास्ते में मोटरसाइकिल का पेट्रोल ख़त्म हो गया। बहनें पैदल घर की तरफ रवाना हुई। मोटरसाइकिल सवार अफराद मेरी बहनों के करीब से गुजरे। उन्होंने बहनों पर कुछ फेंका और फरार हो गए। दोनों तेज़ाब गर्दन और गले पर ज़ख्मी से लगी हुई हैं। शुबह है कि आमिर ने साथियों समेत बहनों पर तेज़ाब फेंका है। बताएं कि गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी से कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स पाकिस्तान के नायब सदर प्रोफेसर खालिद अहमद अशरफी की मुलाकात हुई है, जिसमें तिब्बी तालीम के फ़रोग़, डॉक्टरों की तरबियत में कॉलेज ऑफ फिशरीज़ एंड सर्जन्स के किरदार समेत दिगर अमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया है। गवर्नर सिंध का कहना है कि आला तिब्बी तालीम के फ़रोग़ के लिए CPSP का किरदार काबिल सताइश है। आपको बताएं कि गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी से कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स पाकिस्तान के नायब सदर प्रोफेसर खालिद अहमद अशरफी की मुलाकात हुई है, जिसमें तिब्बी तालीम के फ़रोग़, डॉक्टर्स की तरबियत में कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स के किरदार समेत दिगर अमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। आपको बताएं कि ये अहम मुलाकात हुई है गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी से कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स पाकिस्तान के नायब सदर प्रोफेसर खालिद अहमद अशरफी की, जिसमें तिब्बी तालीम के फ़रोग़, डॉक्टर्स की तरबियत में कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स के किरदार समेत दिगर अमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया है। तफसीलात जानेंगे आजिज़ जमाली से। आजिज़, आगाह कीजिएगा, क्या क्या बातें शातें हुई हैं? जी हाँ, बिल्कुल, ये गवर्नर सिंध की मुलाकातों का सिलसिला है। आज मुख्तलिफ लोगों से उनकी मुलाकातें हुई हैं, लेकिन इनमें एक वक्त कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स पाकिस्तान का है जिन्होंने मुलाकात की है। प्रोफेसर खालिद अशरफी साहब हैं जो इस वक्त की क़यादत कर रहे हैं। ख़ासतौर पे तिब्बी मामलात और सेहत के मामलात पे इस मुलाकात में बातें हुई हैं, जिसमें गवर्नर सिंध ने कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स के उसको सराहा भी सही, उसकी कारकर्दगी को, और ये कहना था कि ये तरबियत याफ्ता माहिरीन का एक इदारा है जिसने मुल्क का नाम रोशन भी किया है और कराची को बहुत बड़ी खिदमत मिल रही है इस इदारे की वजह से। गवर्नर सिंध ने इस मौके पे मुख्तलिफ उनके शोबाजात के हवाले से भी जिक्र किया। एक उनको तफसीली सी एक ब्रीफिंग भी दी गई। तरबियती डॉक्टर्स जो हैं, ख़ासतौर पर बताया गया कि जो CPSP डॉक्टर्स हैं जो ब्रेन पे काम कर रहे हैं, जो दिमाग की बीमारियों पे काम कर रहे हैं, उसके हवाले से भी बताया गया इनको कि ब्रेन अगेन का जो अवार्ड है वो भी इस इदारे को मिला है। गवर्नर सिंह ने कहा कि ये इस मुल्क के लिए बहुत एजाज़ की बात है। जी ठीक है आजिज़, बहुत शुक्रिया आपका। लियारी के मकीन बिजली और गैस की अदम फराहमी पर सरापा एहतजाज है। मुजाहिरीन का वज़ीर आला हाउस जाने का ऐलान। मुजाहिरीन ने माड़ीपुर रोड ब्लॉक कर दी। पुलिस की नफरी भी एहतजाज में मौजूद है। शेरशाह और टावर जाने वाले मुसाफिर ट्रैफिक में फंस गए हैं। तफसीलात जानेंगे शुएब मुख्तार से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं माड़ीपुर रोड पर मौजूद हूँ और यहाँ पर लियारी के मकीनों की जानिब से बिजली और गैस की अदम दस्तयाबी के खिलाफ जो है एहतजाज किया जा रहा है। इनका यही कहना है कि इनके इलाके में गैस नहीं आती है, बिजली नहीं आती है, जिसके लिए ये सड़क पर आने पर जो है मजबूर हुए हैं। यहाँ पर मुजाहिरीन कहते हैं कि हम जो है यहाँ से वज़ीर आला हाउस जाएंगे। ख़वातीन भी इस एहतजाज में बड़ी तादाद में मौजूद है, जबकि मर्द हज़रात भी हमें यहाँ पर उनके शाना बशाना दिखाई देते हैं। हम बात करेंगे एहतजाजी मुजाहिरीन से और पूछेंगे कि आखिर उनके मुतालबात क्या हैं। ये हमारा मसला तो गैस केसी का मसला है। क्यों? ये तकरीबन दो महीने से है। तो ये आज गैस कहाँ से आई है? आज जो आई है कहाँ से है? तो हम CM साहब अपील कर रहे थे, भाई हम आपसे मिलना चाह रहे हैं, आपके लोग मिलने नहीं दे रहे। ये कभी कराची कमिश्नर से मीटिंग करा रहा है, कभी DC से करा रहा है, कभी SDM से करा रहा है। ये कैसे मसला हल होगा? ये मसला हल नहीं हो रहा है। हम तकरीबन 6 से 7 मीटिंग कर चुके हैं कराची कमिश्नर GC साहब से, मसला हल नहीं हुआ। हम CM साहब से अपील कर रहे हैं कि ये मसला हमारा हल GM साहब जी करेंगे। हम मिलने जा रहे हैं CM से। ये CM हम मुतमईन करेंगे तो हम धरना ख़त्म करेंगे, नहीं करेंगे तो धरना 1 हफ्ते तक चलेंगे। हम देखो ये पीपल्स पार्टी के अपील करते हैं पीपल्स पार्टी वालों को, भाई ये बड़ा मेहरबानी करके ये आवाम का मसला हल करो।
जी बिल्कुल, इनका यही कहना है। ये पुरअमन एहतजाज है। यहाँ पर जो है एहतजाजी मुजाहिरीन ने अपने हाथों में प्ले कार्ड उठा रखे हैं, जबकि यहाँ पर के इलेक्ट्रिक और सुई सदन गैस कंपनी के खिलाफ जो है नारेबाजी भी की जा रही है। इनका यही कहना है, एक तो महंगाई ने इनकी कमर तोड़ कर रख दी है, दूसरी बुनियादी सहूलतों से महरूम होना भी इनके साथ ज्यादती है। यहाँ पर पुलिस की भारी नफरी भी पहुँच चुकी है और मुजाहिरीन से मुज़ाकरात की कोशिशें की जा रही हैं। जी, शहर कायद में मौसम सरमा आते ही गैस की किल्लत बढ़ गई। शहरियों ने खाना पकाने के लिए लकड़ी को मुतबादिल इस्तेमाल करना शुरू किया तो इसके रेट भी बढ़ गए। तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदा हुमारानी से। जी बिल्कुल, मौसम ने करवट क्या बदल ली। शहर कायद के अक्सर और बेशतर इलाकों में गैस ही रूठ गई है। ऐसे में जो आवाम है वो लकड़ी और कोयले लेने का रुख करती है, पर इस महंगाई के बाद वो लकड़ी और कोयले लेने से भी कासिर हो चुकी है। इसी हवाले से इस वक्त हमारे साथ जो है लकड़ी के ढाल के मालिक मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं और पूछते हैं उनसे कि क्या वजह है, गाय क्यों नहीं आ रही और क्यों खरीदी नहीं जा रही लकड़ियाँ। आप जी बताइएगा। लकड़ी की खरीदारी क्यों नहीं खरीदी जा रही कि पीछे से माल महंगा आ रहा है, दूसरा ये कि किराए में इजाफा हो गया, तकरीबन 400 मन के हिसाब से 400 मन इजाफा हो चुका है। अच्छा, आप मुझे बताइए कि कोयले की क्या कीमत है? कोयला 70 रुपये किलो है। और लकड़ी? लकड़ी 40 रुपये किलो। आपके पास कौन कौन सी इकसाम की लकड़ियाँ मौजूद हैं? कीकर की लकड़ी मौजूद है हमारे पास। जी, जैसा कि आपने सुना, महंगाई के बायस ना सिर्फ आवाम जो है लकड़ी खरीदने से कासिर है, बल्कि लकड़ी फरोश को भी जो है उनके कारोबार में बहुत ज़्यादा असर हो रहा है, क्योंकि लकड़ियाँ लेने के लिए कोई नहीं आ रहा। जी, सिंध हुकूमत की जानिब से आवाम के लिए सस्ते आटे की फराहमी के ट्रक पर आवाम का हजूम लग गया है। आवाम का सिंध हुकूमत से इजहार तशक्कुर और साथ ही गैर कानूनी तरीके से फ़रोग़ करने वालों पर एक्शन लेने का मुतालबा भी कर दिया है। तफसीलात जानेंगे रोहा फातिमा से। जी बिल्कुल, जहां आवाम के लिए मुश्किलात इतनी हैं कि वो उनकी कमर तोड़ कर रख दी है महंगाई ने, तो वहीं सिंध हुकूमत की जानिब से उनके लिए एक आटा फराहम किया जा रहा है, जो कि काफ़ी आम दुकानों से काफ़ी सस्ता फराहम किया जाता है। तो आइए आज हम इन लोगों से भी जानते हैं कि वो क्या ख्याल रखते हैं सिंध हुकूमत के। जी बताइएगा। छानना पड़ता है, वो किस तरह में है, छानना पड़ता है। अगर बाहर की बोरी लो, इसको लो, फिर फर्क नहीं पड़ता है, वैसे भारी पड़ता है। लेकिन आप लोगों के लिए ये आसानियां पैदा की हुई है ना? बहुत आसान है। हमारी 650 मिल रहा, बहुत अच्छा दे रहे हैं। बाहर मिल रहा है 1400 का मिल रहा है, मगर यहाँ से लोग ले जाते हैं और 900 की बोरियां बेचते हैं। 10-10 बोरियां ले जाते हैं, और इनके पीछे बंदा टीम लगाना चाहिए ना आप लोग। क्यों ये अब इतने लोग खड़े होते, सवाल है खड़े हैं, ये कोई ये हर बंदे 50-100 रुपए के लिए 10 बोरियां 15 बोरियां ले जाते हैं, ये कोई तरीका तो नहीं हुआ ना। अच्छा, ये इस जगह पे रोज आते हैं या फिर मुख्तलिफ जगह? डेली आते हैं, इनकी मेहरबानी, डेली आते हैं लोग, बिल्कुल डेली आते लोग। अब हक ये बराबर है, सबको बराबर मिलना चाहिए ना, सबको चीज बराबर दो उधर। जी बिल्कुल, इनका यही कहना था कि आवाम जहाँ इतनी मुश्किलात से दो चार है, तो वहीं ये एक तरह से उनके लिए रिलीफ फराहम किया जा रहा है। लेकिन वहीं उनका ये भी कहना था कि जो आटा 650 रुपए में फराहम कर रहे हैं, उसके बाद यहाँ से कुछ लोग इसको गैर कानूनी तरीके से बेच भी रहे हैं बाहर लोग, तो ये इस चीज पर एक्शन लिया जाए। बाकी इनके लिए ये चीज बहुत अच्छी है, बहुत खुश है आवाम के, इन्हें आटा बाहर जो मामूल के मुताबिक जो कीमत है उससे सस्ता फराहम किया जा रहा है। मुल्क में माशी अदम इस्तेहकाम और महंगाई के तूफान ने मार्केटों की रौनकों को भी मांद कर दिया है। सूरत हाल से ताजा बरादरी मुश्किलात का शिकार हो गई है। तफसीलात जानेंगे बसीम इफ्तिखार से। जी बिल्कुल, शहर कायद की जो मुख्तलिफ मार्केटें हैं वहाँ पर कारोबारी सरगर्मियाँ मांद पड़ती जा रही हैं, जिसकी बुनियादी वजह जो बताई जाती है वो ये है कि महंगाई में होशरुबा इजाफा है, और इसके साथ साथ जो मईशत की जो सूरत हाल है उसकी वजह से मार्केटों में कारोबारी सरगर्मियों का वो रूज देखने में नहीं आ रहा जो कि पहले देखने में आता था। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सिंध ताजिर इत्तेहाद के चेयरमैन और इलेक्ट्रॉनिक मोटरसाइकिल डीलर्स अलायंस के चेयरमैन शेख हबीब साहब। शेख साहब, जो इस वक्त सूरत हाल है मार्केट की, कारोबारी जो सरगर्मियाँ किस हद तक कम हो चुकी हैं, ख़रीदारी का रुझान है किस हद तक कम हो चुका है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आपको तो पता है कि पिछले 8 माह से जो मईशत का हाल है, और मईशत जो है सब बिल्कुल तबाही के धाने पकड़ी हुई है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि तमाम सियासी जमातें जो है, ये पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम की तरफ कोई नहीं देख रहा। पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम किस अजियत से गुजर रही है, बिजनेस कम्युनिटी किस अजियत से गुजर रही है, इन्हें अपने आपस के मामलात सही करने के अलावा किसी को कौम का कोई एहसास नहीं है। बात यह कि महंगाई का स्लैब इतना है कि गरीब आदमी, आप ये देखें कि इलेक्ट्रॉनिक की मार्केट से इतनी बड़ी बनी हुई, उसके अंदर कस्टमर नहीं है। लोग शादी के जो पैकेज हमारे लेने आते हैं, उनकी कुव्वत खरीद नहीं आ रही, वो आते हैं आइटम देखने के लिए, लेकिन जब उनकी कॉस्ट के मुताबिक वो अगर 6 चीज़ें लेने आए, वो तो 2 चीज़ के ऊपर उनका मामला बैठ रहे हैं, 4 चीज़ें नहीं परचेज़ करवा रहे।
तो मैं ये समझता हूँ कि मुल्क की मैशत जो है ना, इनको किसी तरीके से जो इसहाक डार साहब जो दावे और वादे कर रहे थे ना, ये वादे और दावे उन्होंने पूरे नहीं किए। शेख हबीब, जिनका कहना है कि हुकूमत को ऐसा लाहेमल और ऐसे इकदाम करने की ज़रूरत है जिससे ताजिर बरादरी को भी रिलीफ मिल सके, और महंगाई की वजह से जो शहरियों की क़ुव्वत ख़रीद शदीद मुतासर हुई है, वो क़ुव्वत ख़रीद भी बहाल हो सके, ताकि शहरी भी जो है वो बआसानी जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम समेत जो दीगर ज़रूरत की अशिया है वो ख़रीद सकें। जी। वाइस चेयरमैन होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन इस्माइल अगर ने चावल की कीमतों में इजाफे का जिम्मेदार ज़ख़ीरा अंदोज़ों को करार दे दिया है। कहते हैं कि दूसरे शोबों के लोग भी चावल में पैसा लगा रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत ने मार्केटें रात 8:30 बजे बंद करने की तजवीज़ दी, तो कराची की मुख्तलिफ ताजिर तंजीमों ने अपने अपने मौक़िफ़ इख्तियार किए। उसूली तौर पर अगर देखा जाए तो मुख्तलिफ ताजिर तंजीमों ने इस फैसले को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया है। मैं पापोश मार्केट के जनरल सेक्रेटरी तारिक कुरैशी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर बताएं, आपकी मार्केट का इस सिलसिले में क्या मौक़िफ़? अगर हम हुकूमत पाकिस्तान के इस फैसले की बात करें तो ताजिर बिरादरी इस फैसले को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करती है। ये इंतहाई बेवकूफ़ी के फ़ैसले कर रही है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। और इसके अलावा आप ये देखें कि इस वक्त पाकिस्तान गवर्नमेंट ने जो फ़ैसले किए हैं, वफाकी गवर्नमेंट ने, उन फ़ैसलों को KP के गवर्नमेंट और पंजाब गवर्नमेंट जो है वो मुस्तरद कर चुकी है। अब क्या ये फ़ैसले सिर्फ सिंध में ही मुस्तरद करने के लिए रह गए और सिंध में भी बिलखुसूस कराची? ये हम समझते हैं ये ताजिर दुश्मनी है, ये कराची दुश्मनी है, और हम वफाकी गवर्नमेंट को आगाह करना चाहते हैं कि आप इस तरह के फ़ैसलों से इज्तनाब करें, गुरेज करें। ताजिर दुश्मनी पर मबनी फ़ैसले जो है कल आपके ताबूत में आखिरी कील साबित होंगे। तो लिहाजा आप जो है होश के नाखुन लें और ताजिरों को जीने दें और ताजिरों को आज़ादी से कारोबार करने दें। हम अगर आपकी बिजली यूज़ कर रहे हैं तो उसकी पेमेंट कर रहे हैं, और पूरे पाकिस्तान से ज़्यादा महंगी बिजली हम ख़रीद रहे हैं। उसके बावजूद जो है वो हमें मुख्तलिफ़ हवालों से तंग किया जा रहा है, तिजारत करना मुश्किल से मुश्किल तर बना दिया गया है, और वैसे ही कारोबारी पोजीशन जो है इस मुल्क की इंतहाई नागुफ्ता है। इसके बावजूद जो है इस तरह के अहमकाना फ़ैसले किए जा रहे हैं कि जो कि समझ से बालातर हैं। आप ये देखें कि लोगों की क़ुव्वत ख़रीद ख़त्म हो चुकी है, ताजिर वैसे ही परेशान है, कारोबारी औकात कार जो है वो उसको मज़ीद मुख्तसर करने के बाद जो है वो ताजिर किस तरीके से सर्वाइव करेगा। हाँ जी बिल्कुल, इस सिलसिले में तारिक कुरैशी का ये कहना था कि हुकूमत जो है वो इस किस्म के फ़ैसले ना करे। ताजिर जो है वो मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, और उन्होंने ये मुतालबा किया है कि सिंध और KPK ने तो इस फैसले पर अमल दरामद करने से इनकार कर दिया, तो क्या ये फ़ैसला सिंध के लिए? उन्होंने मुतालबा किया है कि इस फैसले पर नज़रसानी की। के पोश इलाकों में ख़वातीन चोरों का नया तरीका वारदात। डिफेंस में शॉपिंग सेंटर के बाहर मुलजिमा खातून के पर्स से मोबाइल और नकदी ले उड़े। CCTV फुटेज सामने आ गई। मुलजिमा ने खातून की गोद में मौजूद बच्ची को ज़ख्मी किया। खातून रोती बच्ची को चुप कराने लगी तो बुर्का पोश मुलजिमा होशियारी से मोबाइल और नकदी निकाल कर भाग निकली। तफसीलात जानेंगे दानियाल सैयद से। दानियाल आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी देखिए, बिल्कुल शहर के पोश इलाकों में खवातीन भी महफूज नहीं रही हैं। खवातीन चोरों का गिरोह मुतारिक हो गया है। डकैती की वारदात का नया तरीका सामने आया है। डिफेंस गोल्ड मार्क से मुलजिमा खातून से मोबाइल फोन और नकदी लेकर फरार हुई है। मुलजिमा ने पहले बच्ची को जख्मी किया जो खातून के हाथों में मौजूद थी। खातून बच्ची की तरफ मुतवज्जो हुई तो मुलजिमा पर्स से मोबाइल और नकदी लेकर फरार हो गई। फुटेज सामने आई है इसकी। मुकदमा भी डिफेंस थाने में दर्ज किया गया है, लेकिन फुटेज और मुकदमा दर्ज हो जाने के बावजूद अब तक पुलिस इन मुलजमान को ना तो गिरफ्तार कर सकी है, ना ही खातून से छीना गया जो सामान है वो बरामद कर पाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया दानियाल आपका। मंगू पीर में पुलिस मुकाबला। मुलजिमान की गोली पुलिस एहलकार की जैकेट में लगी। बुलेट प्रूफ जैकेट से पुलिस एहलकार महफूज रहा। पुलिस की जवाबी फायरिंग के नतीजे में जख्मी समेत तीनों मुलजिमान गिरफ्तार। मुलजिमान से 2 अदद पिस्तौल, मोबाइल फोन्स और मोटरसाइकिल्स भी बरामद की गई हैं। मंगूपीर में पुलिस मुकाबला हुआ है। मुलजिम की गोली पुलिस एहलकार की जैकेट में लगी। बुलेट प्रूफ जैकेट से पुलिस एहलकार महफूज रहा। पुलिस की जवाबी फायरिंग के नतीजे में जख्मी समेत तीनों मुलजिमान गिरफ्तार हो गए। मुलजिमान से 2 अदद पिस्तौल, मोबाइल फोन्स और मोटरसाइकिलें भी बरामद की गई हैं। आपको बताएं कि मंगू पीर में यह पुलिस मुकाबला हुआ है। मुलजिमान की गोली पुलिस एहलकार की जैकेट में लगी जो कि बुलेट प्रूफ थी, जिसकी वजह से पुलिस एहलकार महफूज रहा। पुलिस की जवाबी फायरिंग के नतीजे में जख्मी समेत तीनों मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। उन मुलजिमान से बताया जा रहा है कि 2 अदद पिस्तौल, मोबाइल फोन्स और मोटरसाइकिल भी बरामद हुई हैं। मंगू पीर में पुलिस मुकाबला हुआ है। मुलजिमान की गोली पुलिस एहलकार की जैकेट में लगी है। 2 तरफा फायरिंग के नतीजे में तीनों मुलजिमान जो हैं वो गिरफ्तार कर लिए गए हैं। पुलिस की जवाबी फायरिंग के नतीजे में जख्मी समेत तीनों मुलजिमान गिरफ्तार किए गए हैं।
कराची के ताजरों ने बढ़ती स्ट्रीट क्राइम की वारदातों पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है। ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद एसोसिएशन के चेयरमैन शजील गोपलानी ने कहा है कि स्ट्रीट क्रिमिनल रैकी करके कार्रवाई कर रहे हैं। तफसीलात जानेंगे अशरफ खान से। जी, देखा जाए ताजिर हर तरीके से परेशान है। यहाँ पे बात करें अमन अमान की सूरत हाल, स्ट्रीट क्राइम की सूरत हाल, और यहाँ शहर में जो स्ट्रीट क्राइम की बढ़ती वारदातें हैं उससे ताजिर भी शदीद परेशान है। ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद के जो चेयरमैन है शजील गोपलानी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या कहेंगे, पुलिस कहीं कुछ करती हुई नज़र आ रही है? तो पुलिस तो इस वक्त हमको शहर में नज़र ही नहीं आ रही, और पुलिस का होना ना होना बराबर है। इस वक्त तो जिस तरीके से शहर के अंदर अमन अमान की सूरत हाल है, डाकू दंदनाते फिर रहे हैं, और पुलिस जो है वो कहीं भी कोई कार्रवाई करती हुई नज़र नहीं आ रही। आप देखें, एक माह के अंदर तकरीबन 15 से 20 ताजिर जो है वो शहीद कर दिए गए। एक हमारी बहन को 2 दिन पहले शहीद कर दिया गया। डाकुओं ने तो औरतों बच्चों का भी लिहाज करना छोड़ दिया है। आप देखें कि JND यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म को शहीद कर दिया गया, और साल का इख्तिताम भी एक तालिब इल्म की शहादत से होता है, और साल के आगाज़ भी तालिब इल्म की शहादत से होता है। डाकू तो अपनी प्रेजेंस हर जगह बता रहे हैं, इंश्योर कर रहे हैं कि हम हर जगह मौजूद हैं, लेकिन पुलिस कहीं मौजूद है ये नज़र नहीं आता। और सबसे ज़्यादा अलमिया ये है कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हमारी जो हैं वो इस वक्त खामोश बैठी हैं, जबकि इनके पास हर किस्म के इख्तियारात दे दिए गए हैं, तो वो क्यों किसी किस्म की कार्रवाई नहीं करती, और क्यों आज पुलिस मुकाबले हमें नज़र होते नज़र नहीं आ रहे, क्यों जो मुजरिम है वो पकड़े जाते नज़र नहीं आ रहे। और आप देखें कि क्लाशनकोफ पे के साथ आके जिस तरीके से लोगों को लूटा जा रहा है, लोगों का इस वक्त अपनी दुकानों पे बैठना, घरों के बाहर खड़ा होना, बल्कि घर के बाहर अगर हम पहुंचते हैं तो इसके साथ डाकू हमसे पहले पहुंचे हुए होते हैं, और लूट मार का जरिया चालू है इस वक्त। अच्छा, यहाँ पे क्या मुतालबा करेंगे, जो ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद के भी जो चेयरमैन भी हैं, तो ताजिरों की क्या मुतालबा है, क्या मुतालबा कर रहे हैं? देखें, हर किस्म की आपको इक्विपमेंट दिया गया है, पुलिस जो है अपना रोल अदा करे। हम तो ये चाहेंगे कि आप गैर मकामी पुलिस को हटा के मकामी पुलिस लाई जाए, रेंजर्स जो है उसको ज़्यादा इख्तियारात दिए जाएं, और शूट एट साइट के ऑर्डर जारी किए जाएँ। साथ साथ जो इंक्रोचमेंट का जो सैलाब है उसको ख़त्म किया जाए। देखिए, ये जो छोटे छोटे जो होटल जो फुटपाथों पे बने हुए हैं वहाँ से मॉनिटरिंग होती है, और इसके बाद जो है वारदातें बढ़ती जा रही हैं। तो कोशिश ये करें कि जो इंक्रोचमेंट्स हैं वो ख़त्म करवाएं। इसमें पुलिस का बहुत बड़ा रोल है। इंक्रोचमेंट जितनी भी है उसमें पुलिस शामिल है, और पुलिस को जो है इस चीज़ पर पाबंद किया जाए कि कहीं भी अगर कहीं इंक्रोचमेंट होती है तो उस इलाके के SHO और इलाके के थाने के खिलाफ कार्रवाई की जाए। जी, जैसा कि आपने सुना, जो मौजूदा जो शहर में बढ़ती हुई स्ट्रीट क्राइम है उससे ताजिर शदीद परेशान है, और हुकूमत से मुतालबा कर दिया कि पुलिस को फुल पावर दी जाए, साथ में सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनको भी फुल पावर दी जाए, ताकि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो सके। जी, सऊदाबाद पुलिस हेडक्वार्टर में क्राइम सीन यूनिट बिल्डिंग का इफ्तिताह हो गया। इस वक्त क्राइम सीन यूनिट बिल्डिंग में मौजूद है हमारे नुमाइंदे समर अब्बास। मजीद उनसे जानेंगे। जी समर। हाँ जी बिल्कुल देखें, एडिशनल IG कराची जावेद ओडो की जानिब से क्राइम सीन यूनिट की बिल्डिंग का इफ्तिताह किया गया है। बाकायदा तौर पे ये यूनिट जो है सऊदाबाद हेडक्वार्टर में एक बिल्डिंग जो है इसको मख्तस की गई है, जिसमें तमाम इस यूनिट के एहलकार अफसरान जो है यहाँ मौजूद होंगे। और इस वक्त हमारे साथ DSP आसिफ कमाली साहब मौजूद हैं। इनसे इस हवाले से जानते हैं कि क्राइम सीन यूनिट की क्या, ये बताइएगा क्राइम सीन यूनिट जो है इसकी बुनियादी चीज़ें क्या हैं, किस चीज़ों पे काम करेगा ये? बेसिकली क्राइम सीन यूनिट जो है वो बेस है क्राइम की। मतलब जहाँ भी कोई एविडेंस अगर क्राइम हो जाता है तो सबसे पहले हमारा यूनिट वहाँ पर रीच करता है, तमाम एविडेंस से कलेक्ट करता है, तो उसको प्रिजर्व करता है, करने के बाद ऑपरेशन साइट के ऊपर उसको दे देता है। तो क्राइम सीन जो है हमारी समझ लीजिए बुनियाद है पुलिस की, जो क्राइम को डिटेक्ट करने के लिए मौसर साबित होती है। और ये हमारे कराची के अंदर 25 यूनिट हमारे काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज यहाँ पर हमारा क्राइम सीन यूनिट का हेडक्वार्टर का एडिशनल IG साहब ने इफ्तिताह किया है, और हमारे 25 यूनिट कराची के अंदर काम कर रहे हैं, मुख्तलिफ इलाकों के अंदर, सब रीजन सतह के ऊपर इसको हमने ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। कितनी नफरी इसमें अब तक है? हमारे पास 274 इसमें एहलकार जो है अफसरान और मुलाजमान शामिल हैं, जिसमें ख़वातीन भी मौजूद हैं, और वो 25 यूनिट में उसको डिस्ट्रीब्यूट की गई है। अब तक कितने केस जो है क्राइम सीन यूनिट की वजह से डिटेक्ट हो चुके हैं? इसमें मुख्तलिफ हम मंथली इसको रीशेड्यूल करते हैं, और FIR कटने के ऊपर है। जिस तरह से क्राइम सीन होता है तो उसके बाद अगर केस रजिस्टर होता है तो उसमें एविडेंस कलेक्शन का हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा खासा इसके अंदर मार्जिन है। अभी चूँकि प्रोसेस इसका लंबा होता है जुडिशरी का, तो उसके अंदर केस डिटेक्ट होने में काफ़ी टाइम लग जाता है। लेकिन ये अक्सर देखा गया है कि क्राइम सीन यूनिट पे आम लोग जाके वहाँ पे वो क्राइम सीन के जो शवाहिद हैं वो ज़ाया कर देते। तो आम शहरियों से क्या आप कहेंगे इस हवाले से कि वो किन चीज़ों पर एहतियात करें? हाँ, अभी एडिशनल IG साहब की खुसूसी हिदायत के मुताबिक हमें ये हुक्म दिया गया था कि तमाम जो कराची के SHO साहिबान हैं उनको एक जो है वो ब्रीफिंग दी जाए क्राइम सीन को सिक्योर करने के लिए।
तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह वो सेशन शुरू किया हुआ है और वक्तन फ़ौक़तन 10 से 15 हमारे SHOs मुख्तलिफ औकात के अंदर हमारे पास आते हैं, जिनको हम एक सेशन के अंदर ये बताते हैं कि इलाके के अंदर जो मोबाइलें आपकी होती हैं, जो मोटरसाइकिल गश्त वाले होते हैं, उनके अंदर अवेयरनेस और के ऊपर एक पम्फलेट भी लगवाएं, उसके अंदर जो है माइक के ऊपर भी उसको इंट्रोड्यूस करवाएंगे कि क्राइम सीन, जब भी कोई क्राइम हो जाए तो वहाँ पर कोई गैर मुतल्लिका शख्स उस क्राइम सीन के ऊपर ना जाए, क्योंकि वहाँ फुटप्रिंट होते हैं, ब्लड पड़ा हुआ है, खोल हैं, या जो भी इंसिडेंट हो जाता है। तो इसका ख़ास तौर पर हमने इसकी अवेयरनेस मुहिम चलाई हुई है और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि इसको मौसर तरीके से हम चलाएंगे। शहरियों को क्या कहेंगे जब खुदा न खास्ता कोई क्राइम हो जाता है तो वहाँ पे वो किन चीज़ों पे एहतियात करें? अक्सर देखा गया है कि मर्डर हो जाता है, लोग उस गाड़ी पे भी हाथ लगा रहे हैं, उसको देख रहे हैं, उसकी शहरी की जेब भी चेक कर रहे हैं, तो इस पे क्या कहेंगे शहरी? इसमें यही है कि क्राइम सीन जहाँ भी क्राइम हो जाए कोशिश करें कि आम आदमी जो है, आम शहरी जो है वो उससे दूर रहे, क्योंकि बात ये होता है कि जब क्राइम सीन यूनिट वहाँ पर आता है और वो फिंगरप्रिंट वगैरह जब लेता है तो आम इंसान के भी फिंगरप्रिंट उठ सकते हैं, तो इसमें एहतियात लाजिम रखें। क्राइम सीन जहाँ भी हो जाए, जहाँ भी कोई इंसिडेंट हो जाता है तो मौके के ऊपर कोई गैर मुतल्लिक आदमी उसमें दाखिल ही ना हो। तो इसीलिए हमारा क्राइम सीन यूनिट जब जाता है तो वहाँ पर एक डू नॉट क्रॉस की एक बेल्ट वहाँ लगा देता है ताकि उसके अंदर इंटर कोई ना हो। तो उसके आने से पहले मुतल्लिका पुलिस भी और वहाँ की जो मुकामी लोग भी हैं वो भी एहतियात करेंगे, क्राइम सीन के ऊपर ना जाएँ। बहुत शुक्रिया। ये थे DSP आसिफ कमाली। इनका कहना है कि क्राइम सीन यूनिट जो है वो जय बका पे जाके शवाहिद जमा करता है। आम शहरियों से इन्होंने अपील की है कि जब कोई क्राइम सीन हो जाए तो वहाँ से कोई भी शवाहिद जो है फिंगर ना अपने इस्तेमाल करें, दूर खड़े रहें ताकि इनको शवाहिद जो हैं वो मिलें और उस केस करने में आसानी हो। जी। उस्मानी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का सालाना जलसा तकसीम असनाद आज मुनाकिद किया गया, जिसमें फारिगुल तहसील तलबा को डिग्रियाँ तफवीज़ की गईं। तफसीलात जानेंगे सैयद ज़ुबैर राशिद से। जी बिल्कुल, उस्मान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी UIT के सालाना कॉन्वोकेशन का आज जो है इनेकाद किया गया है और यकीनन फारिगुल तहसील तलबा व तालिबात को जो है आज डिग्रियां जो हैं तफवीज़ की गई हैं। इस वक्त मेरे साथ जो हैं वो खुश नसीब तलबा इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं जिनके ख्वाब जो हैं आज पूरे हो चुके हैं और उनको उनकी मेहनत का जो सिला है वो मिल चुका है। सबसे पहले तो आप दोनों को बहुत बहुत मुबारकबाद। ये बताइए कि कितनी कशमकश की, कितनी जद्दोजहद की और आज क्या तासुरात हैं? डिग्री आज आपको मिल चुकी है। हम लोग 4 साल तक वेट कर रहे होते हैं आज के दिन का। बहुत ज़्यादा हम लोगों ने मेहनत की, बहुत ज़्यादा हम लोगों की एफर्ट्स थी, रातों को जागते थे इसी दिन के लिए, इतनी प्रोजेक्ट्स पे मेहनत करते थे कि भाई आज का दिन हमें एज ए ग्रेजुएट्स हमें देखना पड़े। तो बहुत खुश हैं हम लोग, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि वालिदैन के हवाले से क्या कहेंगे, उस्ताद के हवाले से क्या कहेंगे कि जिन्होंने इतना कोऑपरेट किया और उनके सदक़े के बदौलत आज आपने जो है अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर लिया? वालिदैन के लिए तो सबसे बड़ी बात है उन्हीं की दुआओं से आज हमें इस जगह पहुँचे, उन्हीं की स्ट्रगल और हमारे उस्ताद जो हैं जिन्होंने इतनी मेहनत की, हमें पढ़ाया, हमें हर चीज़ में, इवन कोई भी छोटी से छोटी चीज़ हमें बताई सब कुछ, जिसकी वजह से आज मेरी 3rd पोजीशन भी मिली है। जी 3rd पोजीशन भी सिक्योर की। पहले मैं ये बोलना चाहूँगी उनकी वजह से आज मैं यहाँ पे पहुँची हूँ बेसिकली। अच्छा, ये बताएं कि एक टाइम था इंजीनियरिंग का बहुत ही स्कोप था, लेकिन अब जो है थोड़ा कंपटीशन इस लिहाज से हो चुका है कि कॉमर्स की जो फील्ड है वो भी बहुत आगे जा रही है। पाकिस्तान में इंजीनियरिंग का करंट स्कोप क्या देख रही हैं? करंट इसको मैं तो बोलूँगी बहुत ही ज़्यादा है। जिस तरह से हमारा जो है AI बेस्ड हर चीज़ AI के ऊपर आ रही है, तो इसलिए इंजीनियरिंग बेस बहुत ज़्यादा है। सिर्फ ये कहने की बात है कि स्कोप खत्म हो रहा है, लेकिन मैं बोलूँगी बहुत ज़्यादा है अभी भी। हर चीज़ का अपनी अपनी जगह फील्ड का स्कोप है। आप कॉमर्स ले लें, आप मेडिकल ले लें, कुछ भी ले लें, तो मैं बोलूँगी इंजीनियरिंग का भी स्कोप है। इंजीनियरिंग का अच्छा खासा स्कोप है। अच्छा खासा स्कोप है। तलबा जॉब्स भी हैं। तलबा हमारे साथ मौजूद थी और बड़ी खुशी का इन्होंने इजहार किया और इन्होंने इस बात का इरादा भी किया कि इस तरीके से जो है अपनी पढ़ाई जारी व सारी रखेंगे, आगे भी मुस्तकबिल के लिए काम करेंगे। और दूसरा, इंजीनियरिंग का पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में बहुत स्कोप है और अगर आप जो है इसको एक शौक के तहत जो है पूरा करें तो यकीनन आप अपने ख्वाबों को तकमील पूरा होते हुए देख सकते हैं।